हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ प्रतिमा सिंह। दोस्तों, आज हम फिर कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और एक बात और करनी है कि यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम का जो है धीरे धीरे रास्ता साफ होता दिख रहा है। तो अब शायद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्ज़ाम्स को कंडक्ट होने में। तो आप लोगों की प्रिपरेशन जो है अब फुल फ्लेज शुरू हो जानी चाहिए। और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऑल पर, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं कोर्स से रिलेटेड वीडियोस भी डालती हूँ और साथ में प्रैक्टिस वीडियोस भी डालती रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतया कल्याणकारी राज्य निम्नलिखित में से किन प्रावधानों पर केंद्रित है। ऑप्शन है राज्य का धर्म, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से अलगाव, या नियोजन आधारित संरचना और शिक्षा, या अल्पसंख्यक अधिकार नियोजन और शिक्षा, या शिक्षा नियोजन और स्वास्थ्य। तो जो सामान्यतः कल्याणकारी राज्य होते हैं ये शिक्षा, नियोजन और स्वास्थ्य पर आधारित, इनके सारी जो पॉलिसीज होती हैं ये शिक्षा, नियोजन और स्वास्थ्य पर आधारित होती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किन देशों में 19वीं शताब्दी के अंतर्गत सभी वयस्क स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हुआ। ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में सभी वयस्क, जितनी वयस्क थी लेडीज़, उनको मताधिकार प्राप्त हुआ कौन कौन से देशों में 19वीं शताब्दी के अंत में। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ जर्मनी में कितना कब प्राप्त हुआ था। ये 1919 में प्राप्त हुआ था। 1919 में प्राप्त हुआ था। फिर अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की, तो इसको कब प्राप्त हुआ था। 1928 में 1928 में प्राप्त हुआ था। ये इंग्लैंड कह लीजिए या ब्रिटेन कह लीजिए। और फ्रांस में 1945 में प्राप्त हुआ था। फ्रांस का 1945 में, यहाँ वयस्क जो है लेडीज़ की बात हो रही है। और स्विट्ज़रलैंड में कब हुआ था। 1937 में 1937 में। तो ये सारे जो हैं, देखिए सारे 50 क्या होता अंत में क्या होता, अगर 50 के बाद में होता या और 60-70 के दशक में अगर हो रहा होता तब वो अंत के कैटेगरी में आता। लेकिन यहाँ पर सभी ने अपने जो लेडीज़ को मताधिकार दे दिया था। कब दे दिया था। 1950 से पहले दे दिया था। तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसमें से कोई भी नहीं है कि जिसने 19वीं शताब्दी के अंत में सभी वयस्क लेडीज़ को मताधिकार दिया हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन इनका सीक्वेंस देख लीजिए, फ्रांस में जो है 1945 को दिया गया, इंग्लैंड में 1928 में दिया गया, स्विट्ज़रलैंड में 1937 में दिया गया, जबकि जर्मनी में 1919 में दे दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये पीजीटी लेवल का है, पीजीटी लेवल का है। तो देखते हैं अगला। किसने सकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना करते हुए पहली बार नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता में भिन्नता स्थापित की। कौन थे। सीबी मैकफर्सन थे, या आइजा बर्लिन थे, या रॉबर्ट डाहल थे, या सिडनी वेब थे। तो स्वतंत्रता और जो स्वतंत्रता था इसको दो घटकों में विभाजित करने वाले कौन थे। आइजा बर्लिन थे। कौन से। सकारात्मक एवं नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक दो घटकों में इन्होंने विभाजित किया था। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल के वर्षों में भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में वृद्धि होने का श्रेय निम्न में किनको दिया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने। बार बार चुनाव, समाज के विभिन्न वर्गों की मांगों को पूरा करने में अयोग्यता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन, नए राज्यों का प्रादुर्भाव। तो किसने जो है कौन कौन से कारण हैं जो भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में जो वृद्धि का कारण क्या है, इसमें से बताना है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो कुछ
फैक्चुअल होते हैं थॉट्स के अलावा, ये जैसे राजनीतिक दल हैं और तुलनात्मक अध्ययन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इन सब से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये टॉपिक भी मैं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इन टॉपिक से आपके कोई क्वेश्चन न छूटे। और ये जो राजनीतिक सिद्धांत हैं और विचारक हैं, इन पे मैंने अलग अलग टॉपिक पे प्रैक्टिस बना करके दिए हुए हैं। तो अगर वो प्रैक्टिस वीडियो आप देख लेंगे तो वहाँ से आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो। और ये मैं अब दूसरे टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें कि और दूसरी चीज़ें आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तुलनात्मक अध्ययन, ये सारी चीज़ें, नौकरशाही, राजनीतिक दल, ये चीज़ें जो आ रही हैं वो मैं इन अभी के कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये बार बार चुनाव जिम्मेदार है। और क्या है? जो विभिन्न वर्गों की मांगें हैं हमारे देश में, कई सारे अलग अलग वर्ग, समूह और जातियाँ हैं और सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, मांगें हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे जो राजनीतिक दल हैं, जो हम पॉलिसीज़ हैं, ये उन मांगों को पूरा करने में असमर्थ हैं। तो यही दो कारण हैं कि जो है ये जब कोई दल पूरा करने में अक्षम होता है तो नए दल को लोग नए दल की तरफ जाते हैं, उसको वोट दे करके उसको खड़ा करते हैं और मतलब सत्ता में भेजते हैं। तो यही कारण है। तो यहाँ पर दो सही हैं, ये दो सही हो गए तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? मानवाधिकारों के संयुक्त राज्य घोषणा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं देख लेते हैं थोड़ा छोटा करके इसको। जो मानवाधिकारों के संयुक्त राज्य घोषणा के बारे में जो कथन दिए गए हैं, कौन से हैं? मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा किन्हीं सामाजिक अथवा आर्थिक अधिकारों को निर्दिष्ट करती है। बी, यह घोषणा काम का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध संरक्षण, उचित पारिश्रमिक तथा मजदूर संघ बनाने के अधिकार जैसे अधिकारों का अनुमोदन करती है। सी, यह घोषणा मूल निवासियों के अधिकारों को मान्यता देती है। डी, यह घोषणा स्त्रियों को विशेष स्तर प्रदान करती है। तो अगर हम बात करें कि जो मानवाधिकार के बारे में जो संयुक्त राज्य ने घोषणा की है, तो ये घोषणा इन्होंने की कब है? यहाँ देख लेते हैं नीचे। ये किया था 1948 में किया था इन्होंने। संयुक्त राज्य ने कब किया था? 1948 में, जो संबंधित मानवाधिकारों की विश्व स्तरीय घोषणा की थी, यानी कि ये पूरे विश्व में लागू होंगे। विश्व स्तरीय यानी कि सभी जो पूरे विश्व में ये चीज़ें मानी जाएंगी। विश्व स्तरीय घोषणा की थी जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कौन कौन से थे? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और इसके अलावा क्या? शिक्षा, रोजगार और क्या? सामाजिक सुरक्षा, विश्राम, रहन सहन, सामाजिक सुरक्षा, विश्राम, रहन सहन, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें, स्वास्थ्य और रहन सहन का जैसे स्तर ऊंचा होना चाहिए, लोगों का रहन सहन का स्तर अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने जो है इसमें क्या किया था कि घोषणा में अपने शामिल किया था। तो यहाँ पर और इसके अलावा क्या किया था कि ये जो घोषणा है अनुच्छेद 22 से 26 तक व्यक्ति के रोजगार के अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, उपयुक्त पारिश्रमिक, आराम और अवकाश, रहन सहन के उपयुक्त स्तर, इन सब की व्यवस्था की गई है। कितने के अंतर्गत? जो ये सारी बातें कहाँ कही गई हैं? 22 से 26 के जो चार्टर, कहाँ से? 22 से 26 तक ये सारी बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। तो ये आर्थिक और सामाजिक ये निर्दिष्ट किया ही गया है। और अधिकार, और क्या है? अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध संरक्षण, ये भी सही है आपका। और क्या है? यह घोषणा स्त्रियों को विशेष स्तर प्रदान करती, ये भी सही है। तो यहाँ पर यह घोषणा मूल निवासियों के अधिकारों को मान्यता देती है। तो मूल निवासियों के अधिकारों के बारे में कोई बात यहाँ पर नहीं कही गई है। बाकी जो है ये तीनों बातें सही हैं। तो तीनों बातें किसमें सही हो रही हैं? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। जो 1, 2 एंड 4 ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर
सही है। ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो रहा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय दल प्रणाली को किसने एक दल प्रबल, यानी कि जहाँ पर एक दल की प्रमुखता हो, एक दल प्रबल प्रणाली के रूप में वर्णित किया? किसने किया था? भिखू पारिक ने, माइरन वीनर ने, या ग्रैन्युअल ऑस्टिन ने, या रजनी कोठारी ने? तो अगर हम बात करते हैं कि जो भारतीय दल प्रणाली थी कब स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में, तो एक दल प्रणाली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो रजनी कोठारी ने किया था। रजनी कोठारी ने किया था, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का वर्चस्व था पूरे भारत में, संघ से लेकर के राज्यों तक। तब इन्होंने जो है एक दल प्रबल प्रणाली के रूप में जो भारत की दल प्रणाली है उसको इन्होंने वर्णित किया था, रजनी कोठारी ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सूचियों को सुमेलित कीजिए। क्या है? सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद, चार्ल्स किंडरबर्जर, राजनीतिक यथार्थवाद, हैंस मार्गेनथाउ, सम्मिश्र अन्योन्याश्रय, ये क्या हो जाएगा? V.I. लेनिन, या प्रधान स्थायित्व सिद्धांत, क्योहेन एवं नाई। तो ये अन्योन्याश्रय, यहाँ पर अन्योन्याश्रय होगा। तो अगर सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद की बात करते हैं तो ये आ जाएंगे V.I. लेनिन। अगर हम राजनीतिक यथार्थवाद की बात करें तो ये हैंस मार्गेनथाउ ये इससे संबंधित हैं। और सम्मिश्र अन्योन्याश्रय ये क्योहेन एवं नाई इससे संबंधित हैं। जबकि प्रधान स्थायित्व सिद्धांत क्या है? ये चार्ल्स किंडरबर्जर का है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या हो रहा है? 3-2 और 4-1, 3-2-4-1, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के रूप में विकास जैसे विचार के लिए किसे श्रेय दिया जा सकता है? स्वतंत्रता के रूप में विकास जैसे विचार के लिए किसे श्रेय दिया जा सकता है? जेमकिंस को, या एम गोर्बाचोव को, या जेएल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को, या अमर्त्य सेन को? तो स्वतंत्रता के रूप में विकास इस तरह के विचार के लिए अमर्त्य सेन को ये श्रेय दिया जा सकता है, क्योंकि जो है यह अमर्त्य सेन की पुस्तक है, स्वतंत्रता के रूप में विकास। ये पुस्तक है इनकी, अमर्त्य सेन की पुस्तक है। और ये क्या है? जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है इनको 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला है इनको? 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार मिला है, किस लिए मिला है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको? ये अमर्त्य सेन को। और ये इनकी पुस्तक है स्वतंत्रता के रूप में विकास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असंलग्नता को अनैतिक कहा गया है, तो किसने कहा है? जॉर्ज केनन द्वारा, हेनरी ट्रूमैन द्वारा, या जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा, या उपरोक्त कोई नहीं? तो असंलग्नता को अनैतिक कहा किसने है? ये जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा कहा गया है। ये जो जॉन फॉस्टर डलेस थे ये क्या थे? अमेरिकी विदेशी सचिव थे, जो अमेरिका के विदेशी सचिव थे, ये। और इन्होंने ही जो है असंलग्नता को अनैतिक कहा था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा है? क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा है? व्यवहारवाद का, उत्तर व्यवहारवाद का, या उत्तर उदारवाद का, या उत्तर आधुनिकतावाद का? किसका ये नारा है? तो अगर हम बात करें कि जो है ये उत्तर उदारवाद जो है, ऑप्शन सी यहाँ पर यही इसका जो है ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है।
और इसमें क्या है कि अगर हम इसमें बात करें कि आरंभिक जो है विचारकों में एडम स्मिथ और जेरेमी बेंथम के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किसमें? जो उत्तर उदारवाद है, तो ये जेरेमी बेंथम और कौन थे? एडम स्मिथ। इनके विचार उल्लेखनीय हैं। जो उदारवाद की विचारधारा है, इसके अंतर्गत क्या मनुष्य को जो है एक विवेकशील प्राणी माना गया है और मनुष्य की सूझबूझ पर जो है कहते हैं कि जो जितनी भी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, ये मनुष्य की सूझबूझ का परिणाम है और इसको क्या माना गया है? एक विवेकशील प्राणी माना है। विवेकशील प्राणी, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि जो है उदारवादी थे वो मनुष्य को क्या मानते हैं? तो वो एक विवेकशील प्राणी मानते हैं। और अगर हम उदारवाद की बात करें कि उदारवाद में कौन से लेखक हैं, तो शुरुआती लेखक की बात करें तो एडम स्मिथ और जेरेमी बेंथम के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कौन से हैं शुरुआती? एडम स्मिथ एवं जेरेमी बेंथम, इनके नाम उल्लेखनीय हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि क्रेडो ऑफ रेलेवेंस किससे? उत्तर उदारवाद का नारा है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर निम्न में से किसने लिखी? तो जो ये खेल सिद्धांत है, खेल सिद्धांत की बात यहाँ पर हो रही। द थ्योरी ऑफ गेम्स, अंतर्राष्ट्रीय खेल सिद्धांत, ये सिद्धांत है बहुत ही काफ़ी फेमस सिद्धांत है। इसमें ये बातें कही जाती हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं वो एक वहाँ पर एक गेम की तरह सारी चीज़ों को जो है खेला जाता है। जो वहाँ उनके हित होते हैं और जो उनकी अपनी राष्ट्र के हित होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनको कैसे कैसे जो है राजनीतिक जो एजेंट होते हैं, सरकार के एजेंट होते हैं, कैसे वो लेकर के आगे जाते हैं। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय खेल सिद्धांत के तरह एक जो है सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। तो इसमें जो है कुछ बहुत ही फेमस बुक्स हैं, उनकी बात हो रही। द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर निम्न में से किसने लिखी? ये दोनों बहुत ही जो है खेल सिद्धांत की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो ऑप्शन क्या है आपका? जॉन नेश, ऑप्शन है आपका जॉन नैश या वॉन न्यूमैन एंड आस्की मॉर्गनस्टर्न। आस्कर मॉर्गनस्टर्न हो जाएगा यहाँ पर, आस्कर, या एंथनी डाउन्स या फिर जेफरी एंसबैक्स। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर नीचे देख लेते हैं कि जो ये खेल सिद्धांत था, तो इसमें जो है सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत का महत्व किसने पहचाना? तो 3 जो है विचारकों का नाम आता है, जिसमें पहले हैं मार्टिन सुबिक, ये हैं। दूसरे कौन से हैं? कार्ल इवाइच, ये हैं। तीसरे की अगर हम बात करें तो ये आस्कर मॉर्गनस्टर्न है, आस्कर मॉर्गनस्टर्न, ये हैं। ये 3 जो हैं प्रमुख हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत के महत्व को पहचाना था। तो जो थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, तो ये किसके द्वारा है? ये है वॉन न्यूमैन एंड आस्कर मॉर्गन। जो थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर किसके द्वारा है? वॉन न्यूमैन एंड आस्कर मॉर्गनस्टर्न के द्वारा ये दोनों लिखी गई हैं। अगर हम बात करें कि इनकी कौन सी है, जो मार्टिन सुबिक की कौन सी है, तो गेम थ्योरी एंड रिलेटेड, इनकी कौन सी है? गेम थ्योरी एंड रिलेटेड अप्रोच टू सोशल, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं इनके।
टू सोशल बिहेवियर, टू सोशल बिहेवियर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई? ये मार्टिन सोबिक के द्वारा लिखी गई है। ये इनकी बुक है। और जो यहाँ पर ऑप्शन में है ये वॉन न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न आस्कर की है। ये आस्कर की ये दोनों लोगों ने मिलकर के ये बुक्स लिखी है। और मार्टिन सोबिक की जो है ये बुक है, काफ़ी लंबे चौड़े नाम है लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। खेल सिद्धांत से क्वेश्चन बनते हैं तो 2 बुक के नाम आप इनको नोट डाउन करके रखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पीजीटी लेवल पे पूछे जा सकते हैं, इनको पूछा जा सकता है पीजीटी लेवल पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने ऐसे कर दिया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बी जो है सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र में थॉमस हॉब्स, नागरिक संघ टॉकविल, या फिर सामाजिक पूंजी रॉबर्ट पटनम, गैर सरकारी गैर दलीय संगठन रजनी कोठारी। तो जो गैर सरकारी गैर दलीय संगठन रजनी कोठारी ये सही है। सामाजिक पूंजी रॉबर्ट पटनम ये भी सही है। नागरिक संघ टॉकविले ये भी सही है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में थॉमस हॉब्स ये सही नहीं है और यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि थॉमस हॉब्स की विचारधारा का एकमात्र उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण। क्या है? अगर हॉब्स की बात करें तो ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण, ये इसकी बात करते हैं। थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग सिर्फ ये व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण की बात करेंगे। और ये क्या है? व्यक्तिवाद के अग्रदूत हैं। अगर हम बात करें कि क्या है ये, तो ये व्यक्तिवाद के अग्रदूत हैं। ये अग्रदूत हैं। अगर पूछे व्यक्तिवाद का अग्रदूत कौन है तो हॉब्स, सीधा आंसर आपका हॉब्स जाएगा। हॉब्स व्यक्तिवाद के अग्रदूत हैं। जबकि लोक कल्याणकारी राज्य की बात करें तो उसके लोक कल्याणकारी राज्य के अग्रदूत टीएच ग्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया? किसने किया? हॉब्स ने किया, या लॉक ने किया, या रूसो ने किया, या बेंथम ने किया? किसने किया? तो जो प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया था? तो ये किया था, रूसो ने किया था इसको। रूसो प्रकृति प्रेमी थे और ये प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति की ओर लौटो, ऐसा ये कहते थे। साथ में जो नव मार्क्सवादियों के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो रूसो हैं प्रेरणा स्रोत। नव मार्क्सवादी के प्रेरणा स्रोत कौन है? रूसो महोदय हैं, क्योंकि ये भी प्रकृति प्रेमी है और नव मार्क्सवादी भी प्रकृति प्रेमी है। वो पोल्यूशन और घुटन की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं। उद्योगों को वो नहीं चाहते हैं कि उनका विकास हो, डेवलपमेंट हो। तो वो प्रकृति के प्रेमी हैं, प्रकृति के बीच में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। यदि हम हॉब्स की बात करते हैं तो इन्होंने प्राकृतिक जो अपने इनका प्राकृतिक मानव है उसको झगड़ालू दुष्कर्मी बोला है। क्या बोला है? झगड़ालू। सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। दुष्कर्मी बोला है। किसने बोला है? हॉब्स ने बोला है। साथ में क्या कहते हैं? प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है। क्या बोलते हैं? सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था। मतलब सब एक दूसरे से युद्ध करने में, मतलब युद्ध करना चाहते हैं या एक दूसरे को पराजित करके अपना जो है हित सिद्ध करना चाहते हैं। तो सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था बोला है इन्होंने। सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था बोला है। पाशविक दीनहीन एवं अकेला है मानव, इन्होंने ऐसा बोला है कि उस अवस्था में क्या है? पाशविक दीनहीन एवं अकेला है, लेकिन बुद्धि, सबके पास बुद्धि एवं शक्ति बराबर है। यहाँ पर क्या है? सबकी जो है क्या है? बुद्धि प्लस शक्ति, ये सभी मानव की क्या है? बराबर है।
यहाँ पर ये सब की बराबर है। वहाँ पे कोई संस्कृत नहीं है, उद्योग नहीं, व्यवसाय नहीं है, कला नहीं, मत्स्य न्याय का बोलबाला, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मत्स्य न्याय मतलब बड़ी मछली जो है छोटी मछलियों को खा जाती हैं, ऐसा वहाँ पर माहौल है। बहुत ही बुरा माहौल, बहुत ही बुरा दृश्य जो है इन्होंने प्रतिबिंबित किया है, दिखाया है। और लॉक क्या है? लॉक जो है उदारवाद के जनक इनको बोले जाते हैं। लॉक ये पूंजीवाद के जनक बोले जाते हैं। यदि हम लॉक की बात करें तो क्या है? ये पूंजीवाद के जनक हैं, पूंजीवाद के जनक हैं। राजनीतिक उदारवाद के जनक हैं, उदारवाद के जनक हैं। ये जनक की बात यहाँ पर हो रही है। और किसके? व्यक्तिवाद के जनक हैं, व्यक्तिवाद के जनक हैं। इन सभी चीज़ों के ये जनक माने जाते हैं। प्लस अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है श्रम का सिद्धांत दिया, श्रम का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया, क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो है निजी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसमें मनुष्य अपना निजी श्रम मिला करके चीज़ों को अपना बना लेता है, और ये कोई छीन नहीं सकता। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने ये बताया। इनकी बुक अगर हम देख लें, फेमस बुक, तो इनकी फेमस बुक है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये इनकी बुक है, जिसमें इन्होंने ये 2 खंडों में लिखी गई है, 2 खंडों में लिखी गई है। पहला जो है, पहला खंड क्या है? इसमें जो है इनका जो इनका फिल्मर का दैवीय सिद्धांत होता है उसका खंडन होता है। जो रॉबर्ट फिल्मर होते हैं, रॉबर्ट फिल्मर का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है इसका खंडन करते हैं, ठीक है। और दूसरे में हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र का खंडन करते हैं। दूसरे में क्या करते हैं? दूसरा खंड जो होता है उसमें हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र का खंडन करते हैं, ये खंडन करते हैं। और खंडन करके इसमें क्या होता है, इसी बुक में, इसी बी पार्ट में ये अपने राजनीतिक विचार देते हैं, राजनीतिक विचार देते हैं। किसके? स्वयं के राजनीतिक विचार ये देते हैं इसी में। तो ये लॉक से संबंधित कुछ बातें हो गई। जबकि अगर हम बेंथम की बात करें तो बेंथम क्या है? उपयोगितावादी हैं, उपयोगितावादी हैं। आप रिवाइज करते चलिए, एग्ज़ाम्स आपके जल्दी ही कंडक्ट होंगे, चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। बेंथम क्या है? उपयोगितावादी हैं। प्लस और क्या है? ये अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया है इन्होंने, अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया है ना। ये उपयोगितावादी हैं। और आगे क्या है? बेंथम की बुक है, बेंथम की बुक है कौन सी? फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑन गवर्नमेंट, ये इनकी बुक है। इसमें जो ये क्या कहते हैं, इसी में जो है इन्होंने ब्लैक स्टोन जो कि प्राकृतिक अधिकारों के व्याख्याकार थे, इनका जो है, इनका क्या है, इनके अधिकार, जो इनकी व्याख्या थी प्राकृतिक अधिकारों, इनकी आलोचना करते हैं, ब्लैक स्टोन की आलोचना करते हैं और प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करते हैं इसी बुक में। और क्या बताते हैं कि प्राकृतिक अधिकार जो है ठीक नहीं है, इसका इसमें इन्होंने पूरी तरह से खंडन किया है और कानूनी अधिकार की महत्व को बताया है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये अशिक्षितों एवं महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखते हैं। किसको? अशिक्षितों, जबकि मिल ने जो है महिलाओं को मताधिकार के लिए समर्थन दिया था। लेकिन ये क्या कहते हैं कि अशिक्षितों एवं किसको? महिलाओं को ये क्या करते हैं? मताधिकार से
वंचित रखते हैं। और शिक्षित कौन हो गए? जो पढ़ना और गिनना जानते हैं, जो पढ़ना और लिखना जानते हैं। जबकि मिल के अकॉर्डिंग पढ़ना, लिखना और गिनना भी शामिल हो जाता है, लेकिन बेंथम जो है जो पढ़ना और लिखना जानते हैं उनको शिक्षित माना है। ये इनकी कुछ खास हैं चीज़ें। और उपयोगितावाद को सुख दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको सुख दुख के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं उपयोगितावाद को। और प्लस उपयोगितावाद जो है, इन्होंने उपयोगितावाद की मात्रा के आधार पे इसका वर्णन किया है, यानी कि ये मात्रात्मक सुख को जो है ज़्यादा महत्व देते हैं। गुणात्मक को दिया है मिलने इनकी उपयोगितावाद में नैतिकता का समावेश करके उसे गुणात्मक जो है गुणों के आधार पर विवेचित किया था। तो ये सारे कुछ हो गए इन लोगों से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन मैंने दिया है या नहीं? हाँ, रूसो रूसो की बुक कौन सी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये इनकी बुक है रूसो की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है? किसका नहीं है? योजना आयोग का नहीं है, या वित्त आयोग का नहीं है, या केंद्रीय मंत्रिमंडल का नहीं है, या राष्ट्रीय विकास परिषद का नहीं है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ नहीं पूछ रहा किसका नहीं है, तो जो है ये योजना आयोग का तो होता ही है, क्योंकि पंडित नेहरू ने इसको सर्वप्रथम इसका गठन किया था ताकि जो देश की पॉलिसी हैं, नीतियाँ हैं, वो बनाई जा सकें, योजनाएं बनाई जा सकें विकास की। तो पंडित नेहरू ही उस समय अध्यक्ष बने थे और तब से प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष बनता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी बनता है और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी पीएम ही रहता है। तो ये जो वित्त आयोग है इसका जो है पीएम जो है अध्यक्ष नहीं होता है, और ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का जो है प्रावधान किया गया है। देखते हैं, ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकृति का सिद्धांत किसने दिया है? आकृति का सिद्धांत किसने दिया है? मिल ने दिया है, मार्क्स ने दिया है, लेनिन ने दिया है, या प्लेटो ने दिया है? तो जो आकृति का सिद्धांत है ये किसके? प्लेटो द्वारा दिया गया है। और अगर लेनिन की बात करें तो इनकी पुस्तक कौन सी है? स्टेट एंड रिवोल्यूशन इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है। और ये जो बोल्शेविक दल था उसके थ्रू इन्होंने क्रांति की थी। मार्क्स क्या है? मार्क्स जो है साम्यवाद के समर्थक है, यानी कि साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे मार्क्स जो है। और मिल क्या है? स्वतंत्रता के, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। ये स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं और नकारात्मक स्वतंत्रता के ये समर्थक हैं। इन्होंने जो उपयोगितावाद में नैतिकता का समावेश किया और उसको गुणात्मक आधार प्रदान किया था। आगे देखें दूसरी बात, तो ये शिक्षितों को जो है मताधिकार के पक्षधर थे। गुणात्मक मताधिकार क्या कहते थे? गुणात्मक मताधिकार के समर्थक हैं ये। जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको उतना ज़्यादा मत देने का अधिकार हो। अगर यानी कि कोई प्रोफेसर है तो उसको मत ज़्यादा होंगे, कोई नीचे लेवल में है कम पढ़ा लिखा यानी कि एक नॉर्मल सा टीचर है तो उसके जो है मत कम होंगे। तो जो जितना ज़्यादा पढ़ा होगा उसके उतने ज़्यादा मत होंगे। और ये कहते थे मतों को तोला जाना चाहिए ना कि गिना जाना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और ये शिक्षितों के मताधिकार के, शिक्षितों और महिलाओं को मताधिकार के देने के पक्ष में थे। शिक्षित एवं महिला पक्षधर थे। और शिक्षित किसको मानते थे? जो पढ़ना लिखना और गिनना जानते हो उनको जो है ये शिक्षित मानते थे, यानी गिनना भी आना चाहिए उनको, मैथ्स भी आनी चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए। ये कुछ इनकी खास बातें हुई। और देखते हैं, लेनिन का हो गया, मार्क्स का भी हो गया। प्लेटो जो है ये इनका दिया गया सिद्धांत है। प्लस प्लेटो क्या कहते हैं राज्य के बारे में?
राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये ऐसा मानते हैं। और इनकी बुक अगर हम देखें तो लॉज, स्टेटमैन, ये सब इनकी बुक्स हैं। रिपब्लिक, ये सारी जो हैं इनकी बुक्स हैं, ये इनकी बुक्स हैं। लॉज और स्टेटमेंट जो हैं इनके जो है अंतिम समय में लिखी गई थी। अंतिम समय में जो जीवन के अंतिम समय थे उसमें लिखा गया। और इस समय तक इनको एहसास हो चुका था कि जिस आदर्श राज्य की ये इन्होंने कल्पना की है वो यथार्थ में उसको उतारा नहीं जा सकता, ऐसा इन्होंने कहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटो सभी राज्यों के उद्गम का आधार मानते हैं। यहाँ पर मिस प्रिंट है, ऑप्शन ही नहीं है, चलो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अरस्तु मानते हैं कि राज्य का अस्तित्व शक्ति का परिणाम है, दैवी इच्छा का परिणाम है, या धार्मिकता का परिणाम है, या विकास का परिणाम है। तो अरस्तु का मानना है कि जो है राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है, और ये जैसे जैसे समाज जटिल होता गया वैसे वैसे इसका विकास हुआ और उसने राज्य का रूप लिया है, ऐसा मानते हैं। प्लस इन्होंने अरस्तु ने क्या किया था, 158 देशों के जो संविधान थे, संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तुलनात्मक अध्ययन करके इन्होंने जो सरकारों को दो भागों में बांटा गया था, गुणात्मक एवं संख्यात्मक। संख्यात्मक में जो था राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था और लोकतंत्र था। और संख्यात्मक में एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र था, कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र था, बहुत व्यक्तियों का शासन लोकतंत्र था। और गुणात्मक में क्या था कि अगर उत्कृष्ट शासन है, अच्छा शासन है, उत्कृष्ट है, तो क्या हो जाएगा, वो राजतंत्र कहलाएगा। एक व्यक्ति का क्या कहलाएगा, राजतंत्र कहलाएगा। और ये कहलाएगा कुलीन तंत्र कहलाएगा। अगर उत्कृष्ट है तो ये गुण के आधार पे भी जो है विभाजन हो रहा है। और ये हो गया निकृष्ट। तो अगर कुलीन तंत्र हो गया, राजतंत्र, एक व्यक्ति का शासन अगर अच्छा शासन हो रहा है तो राजतंत्र हो गया, और कुछ व्यक्तियों का कुलीन तंत्र हो जाएगा, और बहुत व्यक्तियों का लोकतंत्र हो जाएगा। यदि शासन अच्छा उत्कृष्ट है तब। अगर यही निष्कृष्ट हो जाता है, यानी कि इसका रूप जो है खराब हो जाता है, तो राजतंत्र क्या बन जाएगा, अताताई तंत्र बन जाएगा। कुलीन तंत्र क्या बन जाएगा, गुट तंत्र बन जाएगा, क्योंकि वो अपने गुट की ही जो है, एक गुट है, उसी गुट की वो हितों की परवाह करेगा, बाकी सबके हितों की परवाह नहीं करेगा। लोकतंत्र क्या बन जाएगा, भीड़ तंत्र बन जाएगा। अगर इसका शासन अच्छा नहीं है तो ये भीड़ तंत्र बन जाएगा। ऐसे ही संख्या के आधार में या संस्था के आधार में, संस्था अगर मानते हैं तो ये तीन कैटेगरी की थी। एक व्यक्ति का शासन है, क्या हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। कुछ व्यक्तियों का क्या हो जाएगा, कुछ व्यक्तियों का हो जाएगा कुलीन तंत्र। और बहुत व्यक्तियों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत व्यक्तियों का हो जाएगा लोकतंत्र। तो ये इसके संख्या के आधार पे थे, और ये गुण के आधार, संख्या कह लें या संस्था कह लें, दोनों चीज़ें आ जाती हैं इसमें, संख्या भी कभी कह देता है। तो ये संख्या के आधार में, ये गुण के आधार पे हो गए। तो संख्या के आधार पे एक तंत्र, कुछ लोग, बहुत लोग। गुण के आधार में राजतंत्र, अताताई तंत्र, कुलीन तंत्र, गुट तंत्र, लोकतंत्र, भीड़ तंत्र, ऐसे इसका जो है इन्होंने विभाजन किया था। और चक्राकार नियम का भी इन्होंने, अरस्तु ने क्या किया था, चक्राकार नियम का भी, सिद्धांत का भी जो है ये चक्राकार नियम का सिद्धांत दिया था, जिसमें ये कहा था कि 3 प्रकार की जो सरकारें होती हैं वही घूम घूम करके कुछ समय बाद उन्हीं का चक्र जो है बार बार रिपीट होता रहता है, उन्हीं सरकारों का। कभी राजतंत्र हो जाएगा, कभी कुलीन तंत्र हो जाएगा, तो कभी लोकतंत्र हो जाएगा, और यही रिपीटिशन चलता रहता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नौ यथार्थवाद से संबंधित है।
तो यहाँ पर यथार्थवाद नहीं यानी नौ यथार्थवाद की बात हो रही है। तो केनेथ वाल्टर्स, हैंस मार्गेंथाउ या रीनहोल्ड नीबर या जॉन रग्गी कौन थे? तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ यथार्थवाद की बात होती तो हैंस मार्गेंथाउ हो जाते, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है कि नौ यथार्थवाद की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर केनेथ वाल्टर्स सही हो जाएगा। नौ यथार्थवादी हैं ये, और अगर यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादियों की बात आती है तो हैंस मार्गेंथाउ हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए कई निर्णयों में उसी रूप में मान्य ठहराया गया है, उसी रूप में इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है? तो कौन सा है? विधि के समक्ष समता, सरकारी नौकरी में अविभेद, यहाँ नौकरी हो जाएगा, सरकारी नौकरी में अविभेद का अधिकार, या संगम या संघ बनाने का अधिकार, या प्रेस की स्वतंत्रता। तो क्या है यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही आएगा? ऑप्शन डी जो यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से मूल जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे मूल अधिकार हैं, इसमें अलग से प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन क्या हुआ कि प्रेस की स्वतंत्रता को जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 19 ए के अंतर्गत, इसमें क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, इसी के अंतर्गत इसको समाहित माना है। क्योंकि जो 1975 का जो आपातकाल था, 1975 के आपातकाल में क्या किया गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता को कर्टेल कर दिया गया था, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित कर दिया गया था। और कई सारे प्रेस में जो है क्या लगा दिया था, बंधन लगा दिया था कि आप जो है कोई ऐसा आर्टिकल्स या कोई कुछ भी रिलीज नहीं करेंगे। कई प्रेस को तो बंदी करवा दिया गया था। तो ये सारे, उसके बाद जब 44th अमेंडमेंट होता है तो उसमें जो है ये बताया गया कि जो प्रेस की स्वतंत्रता को कर्टेल नहीं किया जाएगा और उसके आपातकाल में भी प्रेस की स्वतंत्रता बनी रहेगी, यानी कि प्रेस स्वतंत्र रहेगा। तो ये चीज़ 44th जो है संशोधन में ये चीज़ कही गई थी। ये सारी इसकी बातें हैं। और अगर हम विधि के समक्ष समता का अधिकार हैं तो ये किसके अंतर्गत दिया गया है? ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। सरकारी नौकरी में अविभेद का अधिकार, ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। इसमें बहुत सारे हैं 1 2 3 4, लेकिन अगर मेनली देखें एज अ होल तो ये अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ये आ जाएगा। अविभेद जो सरकारी नौकरी में ये अविभेद का अधिकार इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और इसका वही होता है कि जो लोक नियोजन में विषय में अवसर की समता, तो ये नौकरी भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। संगम या संघ बनाने का अधिकार, तो ये संगम और संघ बनाने का अधिकार जो है ये भी 19 जो अनुच्छेद ये 19 है, इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको प्रदान की गई हैं। तो ये जो 19C के अंतर्गत आएगा ये। चलो ये 19 का हम पूरा देख लेते हैं एक बार, इसको एक ट्रिक से समझेंगे तो याद हो जाएगा। जो 19A है इसके अंदर क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। 19B के तहत क्या है? जो है एकत्रित शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने की और सभा करने की जो है ये स्वतंत्रता मिली है। अगर हम 19C की बात करें तो संघ बनाने की, संघ समिति ये सब बनाने की स्वतंत्रता हमको मिली है। ठीक है। अगर हम 19D की बात करें तो ये क्या कहता है? 19D क्या कहता है कि क्षेत्र में आवागमन यानी कि भ्रमण की स्वतंत्रता है। पूरे देश में हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, भ्रमण की स्वतंत्रता है, आ जा सकते हैं, है ना। 19E की बात करें, ABCDE की बात करें तो ई क्या कहता है कि कहीं भी हम निवास कर सकते हैं। इसको भी हम एक ट्रिक से समझेंगे, याद हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होना कि इतना बड़ा क्या बता रहे हैं, अभी हम इसको एक ट्रिक से समझेंगे। ई है ना, और ई के बाद क्या होता है कि जो एफ होता है, इसमें संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था।
जो कि अब नहीं है। अब ये कहाँ चला गया है, ये विधिक अधिकार बन गया है। 300 के ए के अंतर्गत इसको रख दिया गया है। तो अब ये भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर है नहीं अब मूल अधिकारों में, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो ये 19F के अंतर्गत रहता है और अब ये 300A में रख दिया गया। अब क्या है, ये विधिक अधिकार है, विधिक है, मौलिक ना होकर के ये विधिक है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये फैक्ट हो गए। अब देखते हैं, तो ये मूल अधिकार में आपका नहीं है, जानकारी के लिए आपको बता दिया। ये अब देखेंगे 90F के बाद जी आता है, जी आता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें व्यापार जीविका, अगर हम कहीं पर भी पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार और जीविका करने का हमको जो कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की हमको स्वतंत्रता दी गई है। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक तो ये संपत्ति का अधिकार जो है ये तो निकल ही गया है, और तो ये हो गए हमारे ये। और इसमें देखते हैं, आगे देखते हैं जो, अब इसको हम देख लेते हैं। पहले इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं, और अब देखते हैं हम इसको। जो ए है, सबसे पहले इसको ठीक से देखते हैं कि हमने बोलने की स्वतंत्रता, हमने बातचीत की, बातचीत करके इकट्ठे हुए, एक सभा के रूप में सब लोग इकट्ठे हुए बातचीत विचार विमर्श करने के लिए, सबको इकट्ठा किया। पहले हमने बातचीत की, फिर हमने एक सभा करके थोड़ा और उस बातचीत को आगे बढ़ाया। उसके बाद जब सभा करने के बाद हमने संघ बना लिया, यानी कि हमने एक अपना समूह संगठन को निर्माण कर लिया। संगठन बन गया तो हम जो है भारत भ्रमण पे निकल पड़े, क्योंकि भारत में कहीं भी आने जाने की आपको स्वतंत्रता है। हम भारत भ्रमण पे निकल पड़े। भारत भ्रमण पे निकलने के बाद क्या किया, हमको जहाँ अच्छा लगा हम वहीं निवास करने लग गए। निवास करने लग गए तो भाई कुछ रोजी रोटी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, हमने व्यापार कर लिया। तो ये इस तरह से आपको याद करना है कि हम क्या हुआ कि बोलने पहले हमने बातचीत की, फिर सभा की, फिर संगठन किया, संघ या समिति बनाई, फिर भ्रमण पे निकल गए, भारत भ्रमण पे निकल गए, और फिर निवास जहाँ पसंद आया वहीं हम रहने लग गए और व्यापार कर लिया अपना। तो ये इस ट्रिक से समझना है आपको। ABCD बीच में निवास के बाद जो है आपको F छोड़ देना है और आगे G पर आ जाना है। तो अभी जो है मूल संविधान में क्या था, ये 19 के तहत आपको सात तरह की स्वतंत्रता थी। अभी ये कितनी हो गई, 6 तरह की बची हैं आपके पास। और जैसे निवास के बाद जो है संपत्ति का अधिकार था, तो निवास के बाद जैसे संपत्ति की बात आती है तो ये समझ लीजिए कि संपत्ति हटा करके हमें व्यापार का अधिकार दे दिया गया है। पहले हमें संपत्ति दी जा रही थी, अब संपत्ति जो है नहीं दी जा रही है, अब हमें व्यापार का अधिकार दिया जा रहा है। ऐसा आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा गैप कहाँ पर करना है। निवास के जब हम भारत भ्रमण पर निकलने के बाद निवास करेंगे तो निवास के बाद हमें संपत्ति नहीं मिलेगी, हमें व्यापार करना पड़ेगा। ये आप इस ट्रिक से इसको आप गैप भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया इसका आपका। तो यहाँ पर डी जो है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका सही हो जाएगा। ये आता है 19A के तहत, जो बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल है, क्या क्या शामिल है, भारत की संसद और सरकार, राज्यों की सरकार और विधानमंडल, या भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपको ये बताना है। तो ये जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो होते हैं, क्या राज्य में शामिल हैं, क्या क्या, भारत की सरकार और संसद शामिल है, प्रत्येक राज्य की विधानमंडल जो है ये शामिल हैं, और स्थानीय प्राधिकारी जो हैं वो भी शामिल हैं, स्थानीय और प्राधिकारी भी शामिल हैं, और भारत के भीतर या सरकार के नियंत्रण के अधीन जो है सभी प्राधिकारी, तो उसमें अन्य आ जाएगा। तो स्थानीय प्राधिकारी और अन्य यानी कि सभी प्राधिकारी जो हैं इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ये सभी शामिल हैं। राज्य के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य शब्द का यहाँ पर जो है बताया गया कि राज्य का मतलब
क्या क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं राज्य के अंतर्गत। तो आपका 1, 2, 3 ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन ए जो है सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को निम्न में से किस एक के गठन की सिफारिश करने का अनन्य शक्ति जो है प्राप्त है? नदी घाटी विकास अभिकरण, या क्षेत्रीय परिषद, या प्रशासनिक अधिकरण, या फिर नई अखिल भारतीय सेवाएं। तो अगर हम बात करें कि जो भारत के संविधान अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को क्या है, नई अखिल भारतीय सेवाएं, ये इसका गठन करने का अनन्य अधिकार जो है प्राप्त है। ये सिर्फ राज्यसभा में ही, राज्यसभा के द्वारा ही गठित की जाती है। ये इसका जो है एक इकलौता अधिकार इसी राज्यसभा पर है। ये राज्यसभा का क्षेत्राधिकार है 312 के तहत, अखिल भारतीय जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो रहा है। ओके, आज 21 क्वेश्चन लिए थे, कंप्लीट किए। कल मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।